ये बिल्कुल स्टॉक के सेंसेक्स की तरह है कि अभी क्या हाल है, और उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग एक अलग चीज है कि अब 3 महीने बाद कैसा होगा इसको देख के मैं उसमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा काम है आज स्थिति क्या है उसको बताना। आज की स्थिति में कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले बदतर नहीं दिखी, हालांकि स्थिति ओवरऑल खराब ही है। अगर कांग्रेस को कोई सचमुच में कोई विपक्ष की पार्टी बननी है तो 100 से नीचे अगर सीटें आपकी आती तो कोई मतलब ही नहीं है। 370 पार का जो टारगेट है, 400 पार का जो टारगेट है एनडीए के लिए, उसके लिए इन 4 राज्यों से ही उत्खनन की बात है, माइनिंग की बात जो है सीटों की। मुझे लगता है कि दक्षिण में प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर्नाटका उन्होंने सील कर दिया जेडीएस को साथ में ला करके। प्रधानमंत्री और बीजेपी दोनों जो है प्री इलेक्शन अलायंस पर ही 400 पार जाना चाहते हैं। अगर आंध्र प्रदेश उनके पास हो जाता है और उड़ीसा उनके पास हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये 400 पार करने के लिए ही ये मशक्कत पूरी की जा रही है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास कार्यक्रम साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। वीकली शो में बड़ा मजेदार रहता है कि एक बड़ी खबर पर, एक बड़ी पिक्चर पर बात की जाए। आम चुनाव एकदम जो है सामने दिख रहे हैं, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना बाकी रह गया है, लेकिन एक सवाल जो है बहुत तेजी से तैरने लगा है क्योंकि ओपिनियन पोल्स भी आने लगे हैं और उसमें ये बात की जा रही है कि आखिर कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहां जाकर रहेगी। क्या कांग्रेस बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन कर लेगी या कुछ उसमें इजाफा हो सकता है। बीजेपी ने जिस तरह के क्लेम दिए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने सदन में जिस तरीके से अब की बार 400 पार एनडीए के लिए कहा है, अब की बार 370 पार बीजेपी के लिए कहा है, वो कहां जाकर रोकेगा। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख जी हैं और हमारे तक चैनल्स के हेड मिलिंद खंडेकर साहब हैं। यशवंत सर, आपका ओपिनियन पोल आया, फिर एक आधा और ओपिनियन पोल्स आ गए हैं। इसमें जो कुल जमा समझ आ रही है उसमें यह आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी खराब होती दिख रही है। खराब तो उनकी स्थिति पहले से ही खराब थी, मतलब वो 2 इलेक्शन में खराब ही था, लेकिन सवाल है क्या उससे भी ज्यादा खराब हो रही है, लगभग उतना ही मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इंडिया टुडे का MOTN जो हमारे ट्रैकर्स होते हैं, जो है वो दिन की आज की तारीख की सिचुएशन बताते हैं, राइट। ये बिल्कुल स्टॉक के सेंसेक्स की तरह है कि अभी क्या हाल है, और उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग एक अलग चीज है कि अब 3 महीने बाद कैसा होगा इसको देख के मैं उसमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूं। हमारा काम है आज स्थिति क्या है उसको बताना। आज की स्थिति में कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले बदतर नहीं दिखी, हालांकि स्थिति ओवरऑल खराब ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30-25 इस तरीके की सीटों पर उनके आने जा रहे हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, कांग्रेस ने पिछली बार करीबन 54 सीटें जो जीती थी, 52 सीटें जो 52, हाँ 52 में से 40 सीटें ऐसी जीती थी जिन सीटों पे बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी का अस्तित्व नहीं। 40 सीटें जैसे आपकी तमिलनाडु और इसकी हो गई, पौंडीचेरी, जैसे केरल की 20 सीट हो गई, और उसी तरीके से कम 10 सीट उसमें आप काउंट कर दीजिए तेलंगाना की। ये और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी अंडमान निकोबार नहीं, सॉरी, लक्षद्वीप हो गई, आपकी ऊपर ये सीटें हो गई, वैली की 3 सीटें हो गई, या नॉर्थ ईस्ट की भी 2-3 सीटें ऐसी हो गई। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की टोटल सीटों की जो जीत है, उस जीत में मिनिमम 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी है ही नहीं उनसे सामने लड़ाई। तो अगर 52 से घट के वो 40 भी चले जाते हैं, पिछली बार जो जीती हुई सीटें थी, 12-14 सीटों का उनको नुकसान भी हो जाता है। मानिए सपोज कीजिए कि बीजेपी कंप्लीट स्वीप करती है, मसलन गुजरात में 26 की 26 जैसे उन्होंने जीती, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 11 की 11, 2 सीटें भी क्यों कांग्रेस को छोड़ी, एक सीट भी बिहार में क्यों छोड़े, हालांकि वो बिहार की एक सीट जो है वो बड़ी जटिल सीट है, आपको पता है, किशनगंज। हाँ, बीजेपी के जीतने की संभावना न के बराबर वहां पे रहती है हमेशा, ठीक है। अब ऐसे कंप्लीट 2-2, 4-4 जो है वो भी 100% बीजेपी स्ट्राइक रेट कर ले तो भी कांग्रेस की टैली 52 से घट के जो है 40 हो जाए। केरल में अगर बीजेपी है ही नहीं तो वहां पे कांग्रेस का क्या वो कर लेगी। आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी है ही नहीं तो वो क्या नुकसान कर देगी कांग्रेस को, जहां पे भी कांग्रेस लड़ रही है। इसलिए आप अगर वैसे देखेंगे, केवल
केवल आप सर्वे छोड़ दीजिए, मैं सर्वे पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, आप केवल पत्रकार के नाते केवल अपना लिखिए चेकलिस्ट में कि कांग्रेस ने जो सीटें जीती उसमें ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पे बीजेपी उसको हरा सकती है, तो आप पाएंगे 40 सीटें हैं जहां बीजेपी एक्चुअली मुकाबले में। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि कांग्रेस की सीटें क्या कहीं पर भी कुछ भी बढ़ने की स्थिति में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हम सभी जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हमारे एमओटीएम में भी हमने देखा तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी तादाद में सीटें बढ़ा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस अच्छी खासी टक्कर दे रही है, मतलब ऐसा भी नहीं कोई स्वीप है, जेडीएस को बीजेपी भले ही ले आई हो लेकिन कांग्रेस की मतलब 28 की 28 सीटों पे मेन कंटेस्ट तो बीजेपी का कांग्रेस से ही है ना। तो 2 4 6 10 जो भी कांग्रेस कर्नाटक में लेके आएगी वो कांग्रेस के नंबर ही बढ़ाएगी। तो सपोज कीजिए बीजेपी ऊपर के इन सभी राज्यों में सैचुरेशन परफॉर्मेंस देती है और कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ती, तो ऐसे में कांग्रेस की टैली घट के आ जाएगी सपोज कीजिए 40 38 37। लेकिन जो तेलंगाना में कर्नाटक में या बाकी इक्का दुक्का और जो सीटें बढ़ेंगी इनकी वो बढ़ी हुई सीटें वापस ले जाकर के वो 10-12 की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो वो अब इसको आप पुनर्मूषको भव वाली कैटेगरी में डालें या मेल्ट डाउन 2 पार्ट 3 की कैटेगरी में डालें, जैसे भी डालना चाहें, लेकिन जो गणित है वो ये कह रहा है कांग्रेस पिछले बार से ज्यादा दुर्गति को प्राप्त होगी, फिलहाल ऐसा नहीं। एमओटीएन जिस तरह का सर्वे करता है वो फॉरवर्ड लुकिंग को नहीं, वो आज की स्थिति को देखकर करता है, लेकिन और भी सर्वेज आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा शंका जाहिर की जा रही है, और उसमें आपने भी बताया कि ये ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि जिसमें इतिहास में ऐसा हो जाएगा कि इतनी खराब प्रदर्शन जो है कांग्रेस कर दे। लेकिन उसमें जिस तरीके से यशवंत सर ने एड ऑन किया कि वहां पर जहां बीजेपी के साथ फाइट ही नहीं है वहां पर तो कांग्रेस अपना अस्तित्व कायम करेगी। नहीं अविचल, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचिए साल भर पहले लगभग, मतलब कर्नाटक चुनाव को अब साल भर होने जा रहा है मई जून में। हाँ। तो उस समय कहाँ तो बात हो रही थी कि भाई कांग्रेस जो है बीजेपी को टक्कर देगी, 100-125 सीटें लाएगी। और अब हम यशवंत के साथ बात ये कर रहे हैं कि 54 आएगी कि 44 आएगी कि 71 आएगी जो एमओटीएन ने दी है। तो कुल मिला के पहले तो इस बात को समझिए कि ये मतलब अगर कांग्रेस को कोई सचमुच में कोई विपक्ष की पार्टी बननी है तो 100 से नीचे अगर सीटें आपकी आती तो कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी भी यशवंत मानेंगे कि जब अपने दुर्गति भी उसकी हुई तो वो 100 सीटों के आसपास ही रही मेरे ख्याल से 1990 के बाद में। मतलब अगर आप देखेंगे 2009 का भी चुनाव तो 2009 में भी 100 के ऊपर ही थी। अभी हम 50 की बात कर रहे हैं जी। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की भी जब 1984 की स्थिति छोड़ दीजिए, 1989 के बाद में जितने भी चुनाव हुए बीजेपी बढ़ती गई और कभी 100 से नीचे नहीं गई। वो बाद में 182 वगैरह पर जाके वो रुक जरूर गई थी। 2014 में बदलाव हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी हम बात ये कर रहे हैं कि 50 पे जाएगी या 50 से ऊपर जाएगी, 100 की तो कोई बात भी नहीं कर रहा है इस समय। तो ये मुझे लगता है कि ये आप गुणाभाग जो भी कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नैरेटिव बना था पिछले साल कर्नाटक चुनाव के बाद, एक अलायंस बना कि भाई अब मुकाबला हो सकता है और बीजेपी को कहीं ना कहीं हम रोक लेंगे, तो अब बात वही आ गई कि भाई 37 आएंगी कि 71 आएंगी। अब यशवंत जो कह रहे हैं कि कहीं बीच में जाके बात रुकेगी, लेकिन मुझे एक बात लगती है, यशवंत ने जो बात कही कि भाई जैसा हमको लग रहा है कि बदतर स्थिति नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि अभी भी हम चूंकि उत्तर भारत में ही हमारा ज्यादातर संपर्क रहता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अभी भी दक्षिण में कांग्रेस कैसा करेगी ये हम अभी भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते मतलब उतना हमारा ना उसका उससे इतना राब्ता नहीं, हमारी समझ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तो ये पिछली बार का आंकड़ा 54 के पार या 52 के पार जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर निर्भर करेगा कि कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो जो बात सर ने कही है कि ये 4 राज्य जो हैं वो कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 4 राज्यों में अगर यशवंत सर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने भी संपर्क को तेज किया है। तो जो 370 पार का जो टारगेट है, 400 पार का जो टारगेट है एनडीए के लिए, उसके लिए इन 4 राज्यों से उत्खनन की बात है, माइनिंग की बात जो है सीटों की, इन्हीं से हो रही है क्या? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन 4 राज्यों को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे अमेरिका से 4 राज्य आप गिना रहे हैं दक्षिण के उस हिसाब से। हाँ, 4 राज्य बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि दक्षिण में प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर्नाटका उन्होंने सील कर दिया जेडीएस को साथ में ला करके, और उनकी ताकत अब लगेगी तेलंगाना में। उनको लगता है कि तेलंगाना में जो कांग्रेस को पोटेंशियल 10-15 सीट का फायदा हो सकता है
उसको घटा के लाया जाए और बीआरएस के साथ में अगर अंडरस्टैंडिंग कुछ हो सके कुछ सीटों पे, और अलायंस तो मुझे मालूम नहीं, करने के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कितना वो उस चीज के लिए उद्यत होंगे। लेकिन 4 सीटें पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी ने जीती थी, वो चाहेंगे कि वो 4 से बढ़ के 8 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन वही उतना ही है स्कोप, 4-5 सीट का स्कोप तेलंगाना में है। और तेलंगाना में जो 4-5 सीट का स्कोप है, मुझे लगता है वो भी कंपनसेटरी इस तरीके से है कि कर्नाटक में जो परसीव्ड लॉस 4-5 सीट की संभावना हो सकती है, उसको कवर अप करने के लिए तेलंगाना में वो मेहनत करें। लेकिन इसके अलावा दक्षिण में चाहे आपका केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे आंध्र हो, वहां पे कुछ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मानिए टीडीपी से बीजेपी का अलायंस हो आंध्र प्रदेश में, और अलायंस होने के बाद में बीजेपी 10 सीट पे लड़ जाए वहां, तो वो 10 सीटें स्वीप कर देगी, क्योंकि टीडीपी की ताकत उसके साथ में लगेगी। लेकिन अलायंस हो और टीडीपी कितनी सीटें इनके लिए छोड़ेगी, दो चीजें अलग अलग हैं। अदरवाइज आप उसको मान लीजिए कि जैसे यूपीए के लिए केरला है कि 20 सीट में कोई भी लड़े कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि लेफ्ट वाले भी अगर जीत के आएंगे तो अंततः वो यूपीए के खाते में ही जाएंगे या इंडिया अलायंस के खाते में ही जाएंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जैसे अपोजिशन अलायंस के लिए जो स्थिति इसकी है, केरल की है, वही स्थिति आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की हो गई है एनडीए के लिए। जीत के कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है, अंत में वो 25 सीटें आंध्र प्रदेश की, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो चाहे टीडीपी हो, उनको राजनीति बीजेपी के साथ में करनी होती है। उसी तरह से अलायंस की बात बीजेडी के साथ में हो रही है, अलायंस हो चाहे ना हो, 21 सीटें हैं, वो जो जीत के आएंगे वो सारी की सारी अंत में एनडीए की ही राजनीति करनी है। तो ये 21 और 25 या 46 सीटें तो ऐसी हैं जिसे आप एनडीए के बफर सीटों की तरह आप काउंट करेंगे। ये बफर मैं इसलिए कह रहा हूँ, और 46 में 4-5 सीटें मैं कह रहा हूँ आप जोड़ दीजिए बीआरएस की बफर में। जो भी जीतेगा वो केंद्र में बीजेपी के साथ राजनीति करेंगे, वो लोग कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में उनके साथ में कांग्रेस की लड़ाई है मूलतः, मतलब कंट्राडिक्शन। तो ये करीबन इन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50 सीट का बफर है बीजेपी के पास। अब वो बफर प्री इलेक्शन अलायंस है या पोस्ट इलेक्शन अलायंस है, ये जैसी उनकी इच्छा करे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री 400 पार का बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली इसमें गलत क्या है। अगर एनडीए 350 भी टच करती है और चुनाव के बाद में ये 50 सीटों पे ये पार्टियां एनडीए के साथ में आ जाती है, तो 400 पार हो जाता, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ में नहीं जा सकते ये किसी भी कीमत पे। तो 400 पार का नारा प्री इलेक्शन हो चाहे पोस्ट इलेक्शन हो, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती। हाँ, करंट स्ट्रक्चर के अंदर 400 पार ये मुश्किल लगता है, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर का है। लेकिन अगर आप केवल बोले कि अरे भाई एनडीए की बात हो रही थी और टीडीपी ने भी ज्वाइन कर लिया और बीजेडी ने भी ज्वाइन कर लिया और इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद में तो 400 पार ऐसे ही हो जाता, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। जो जिक्र आप जो समझा रहे थे, दरअसल हमें भी डेटा समझा रहे थे, उसमें यही बात कर रहे थे कि अंतोगत्वा जो है बीजेडी टीडीपी अगर साथ आ जाए तो फिर तो जो है 400 पार का जो मारक नारा है वो जम जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, तो मुझे लगता है कि यशवंत ने जैसे बात कही कि भाई 400 पार पोस्ट इलेक्शन जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है यशवंत कि प्रधानमंत्री और बीजेपी दोनों जो है प्री इलेक्शन अलायंस पर ही 400 पार जाना चाहते हैं। और अभी हम, जबकि ये शो तो शनिवार को जाएगा, लेकिन जो खबरें आई है कि आज चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं दिल्ली में बातचीत करने के लिए, और बीजेडी ने भी जो बयान दिया है, तो वो अब लग रहा है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश, और जो प्रेडिक्शन आंध्र प्रदेश के लिए किया जा रहा है कि टीडीपी एक तरह से स्वीप करेगी इस बार, और इन दोनों राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने। तो मुझे लगता है कि ये जो 21 और 25 46 सीटों की यशवंत ने बात की है, तो ये वैसे ही यशवंत, जब हम पिछली बार का भी अगर आंकड़ा आप जोड़ ले, मतलब 353 या 54 सीटें, 353 थी सेडी की सीटें और बीजेडी की सीटें और बीआरएस की सीटें जोड़े तो वो भी 400 ही आपको दिखेंगे। तो मतलब अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई, मतलब यशवंत ने मेरे ख्याल से 350 सीटें बताई थी लगभग, जो आपके सर्वे में एमओटीएन में शायद इतनी सीटें आई थी एनडीए के लिए, और मतलब बाकी लोग कोई 370 दे, तो मैं कह रहा हूँ जो 50 सीटों का फासला बन रहा है,
वो एक तरह से मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में यशवंत में कह रहा हूँ कि 50 का है और बेस्ट केस सिनेरियो में 30-40 का अंतर रहेगा। तो वो अंतर मुझे लगता है कि बीजेपी प्री इलेक्शन से ही पाटना चाहती है, और जब अगर आंध्र प्रदेश उनके पास हो जाता है और उड़ीसा उनके पास हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये 400 पार करने के लिए ही ये मशक्कत पूरी की जा रही है। अदरवाइज जितने भी पोलस्टर्स हैं यशवंत जैसे, उनका ये कहना है कि अदरवाइज सामान्य जो अभी के करंट अलायंस में 400 के पार जाना मुश्किल है। तो ये जो बात मिलिंद सर ने बताई कि जो कुनबा बढ़ाने वाली जो कहानी है उसमें प्री इलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो एनडीए को मजबूत करना है, यानी कि यहाँ पर बीजेडी ओडिशा से, टीडीपी आंध्र प्रदेश से, ये अगर साथ में जुड़ गए तो मामला और मजबूत हो जाएगा और एक परसेप्शन भी तो बड़ा हो जाएगा ना कि सब लोग चले आए हैं, मतलब कि अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। यशवंत सर, जिस तरीके से बराबर ये भी कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से अब ये यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई साहब की 272 273 किसकी है, यहाँ तो कहानी है कि साहब 370 किसकी है, 400 किसकी है, ये बात हो रही है। इंडिया अलायंस का क्या स्थिति है? इंडिया अलायंस तो मतलब कहीं पर नहीं है, इंडिया बातों में भी नहीं है। नहीं, इंडिया अलायंस कहीं पर भी नहीं है, बातों में भी अब नहीं है। ये बात क्वालिटेटिवली भी सही है, क्वांटिटेटिवली भी सही। और सवाल ये उठता है कि बातों में रहने और कहीं पर होने के लिए उनकी ओर से प्रयत्न क्या है। तो अगर आप स्थानीय रीजनल छत्रपों को आप छोड़ दें जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, स्टालिन खुद लड़ रहे हैं, अखिलेश अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, एक तरह से भाई कांग्रेस को साथ में लाके अखिलेश को क्या मिल रहा है, आप एक बात बताइए ना। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने वोट मिले? 3% से भी कम। तो अगर आप ये सोचिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती खत्म हो गई, हम कहते हैं, तभी भी 10% से ऊपर वोट रहे। 10% वोट है ना उनके पास में, 10-12%। गई मरी हालत में भी हम मानते हैं, क्योंकि उनके जो जाटव मतदाता हैं जिन्हें कहा जाता है वो करीबन 13% है उत्तर प्रदेश। तो 12-13% वो माना जाता है कि वो उनका कोर वोट है, वो जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, उनको पड़ता। अब आपने लिया क्या? आपने लिया कांग्रेस को जो लेके आ रही है 2-2.5%, और आपके हिस्से से गया कौन? महागठबंधन से मायावती, जो कि 10% वोट लेके निकल रही है। तो आपका नेट फायदा हुआ या नुकसान? आरएलडी हो गया निपटारा, चले गए। क्वेश्चन ये नहीं कि आरएलडी की जरूरत बीजेपी को है क्या, नहीं है जरूरत, फिर भी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मैसेज ड्राइव होम करना है कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और वो एक एक सीट की लड़ाई को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं, बावजूद इसके कि वो अच्छे से जानते हैं कि वो पैदल चलते हुए ये रेस जीत सकते, पैदल चलते हुए। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी वो कोई छोटे से छोटा, अब एक बात बताइए, नीतीश कुमार के साथ में जो उनके संबंध रहे, जिस तरह से बिगड़े, आज की तारीख में नीतीश कुमार को वापस लाने में कितने सेकंड का समय लगा उनको एडॉप्टेबिलिटी में? क्या जरूरत थी? अगर आप सोचें, जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि आप अगला करना क्या चाहते हैं। अब उन्होंने अपना एम 272 से बढ़ा करके 370 कर लिया है। उस 370 को पाने के लिए जो कुछ भी उन्हें करना है, वो एक एक सीट का भी बैंड बाजा बारात पूरा बजा रहे। तो वो मेहनत एक एक सीट पे करके अपने टारगेट को वहां ले जा रहे। आप कितने भी क्रिटिक हो नरेंद्र मोदी के, भाजपा के, कितने भी क्रिटिक हो, कुछ चीजों का श्रेय आप उनसे नहीं ले सकते। नंबर एक, मेहनत का श्रेय आप उनसे नहीं ले सकते। मेहनती लोग हैं, करते हैं 24 घंटे 365 दिन की मेहनत, जी हाड़ मेहनत, और राजनीति करते हैं। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। जब जरूरत नहीं भी है तभी भी उनको मूंछ अपनी नीचे करके सामने वाले को एकोमोडेट करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। तो ये अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। अब ये एडॉप्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी क्या आपको इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है? ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने बहुत जबरदस्त आइडिया दिया था खड़गे जी को पीएम घोषित करने का। क्या रिस्पॉन्स रहा कांग्रेस का? अगर खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया होता, दलित मतदाताओं का अंतर उस पर इंपैक्ट पड़ा होता कि नहीं पड़ा होता? उत्तर भारत पे छोड़ दीजिए, दक्षिण में तो कम से कम स्वीप क्लियर हो गई होती।
कर्नाटक में अब इमेजिन कीजिए कि कर्नाटक का नेता अगर प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में जनता पे कोई असर नहीं पड़ता उसका? तो ये जो चीजें, जो अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की बात है कि हाँ भाई हमने किया। अब बात हो रही थी, कल मैं एक शो में था, वहां बात हो रही थी कि नहीं नहीं अभी भी वो मायावती को अगर घोषित कर दें, अब घोषित कर दें, मतलब अच्छी बात है, कर दें तो यूपी का मामला हिलेगा। अगर घोषित कर दें और मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है तो यूपी टाइट हो जाएगा, मजेदार फाइट होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात ध्यान रखिए कि बीजेपी का वोट शेयर यूपी में 50% के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में अगर बराबरी की लड़ाई में आप 49% भी लेके आ रहे हैं तो कांटे की लड़ाई जरूर होगी, लेकिन कोई बीजेपी डाउन एंड आउट हो जाएगी ऐसा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगा इलेक्शन, क्योंकि अदरवाइज मायावती का रेसिडुअल वोट शेयर 2-3%, 4%, 5%, ये 7-8 राज्यों में, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन कौन दिमाग लगाने वाला, कर सकते हैं क्या वो लोग ऐसा? तो ये लीड लेना, इस चीज को मेटेरियलाइज करना, बीजेडी के साथ में जाकर के बात करने की बात जिस तरह से बीजेपी ने की, या आपने बताया कि टीडीपी के साथ में लगभग क्लैरिटी हो चुकी है, कौन कर रहा है? अगर वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। बाय द वे मिलिंद, मैंने जितनी खबर पढ़ी उसके हिसाब से कल तो ये तय हुआ कि बीजेपी 36 सीट लड़ेगी महाराष्ट्र में, जी जी जी, ये बात सही है। और वो सब कुछ रीसेट कर देगा। मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में भी बोला था कि बीजेपी के टिकट पे प्रधानमंत्री मोदी की लहर का ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के टिकट पे नहीं रहेगा। तो देखिए उन्होंने इस चीज को कैसे यूज किया। अपने साहिल तो मजाक में कहते हैं कि जब जब इंडिया टुडे सी वोटर का कोई सर्वे आता है, महाराष्ट्र में इंडिया चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बात हम लोगों ने एमओटीएन के कार्यक्रम में बोली और गियर चेंज कर दिया उन्होंने। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कोई श्रेय हम लोगों को मिलना चाहिए कि भाई हमारे सर्वे और हम लोगों के आकलन के कारण वो लोग ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि फिर इसका मतलब हमारा आकलन भी सही है। मैं तो उल्टी तरफ से देखता हूँ, इसमें श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि वो लोग अकलमंद लोग हैं, अगर वो इस लाइन में जा रहे हैं इसका मतलब हमारा जो डेटा और हमारा आकलन था वो सही है। मैं उल्टे तरीके से देखता, क्योंकि उनको एकदम से एहसास हुआ कि हम अगर 20-22 सीट पे ही लड़ेंगे, 26 सीट पे ही लड़ेंगे तो बाकी सीटों पे हमारे लिए नुकसान का सौदा है, शायद मोदी लहर का उतना इंपैक्ट हम भुना ना पाए। उन्होंने अपनी 36 सीटें कर ली। महाराष्ट्र का गेम कल एक्चुअली में कल चेंज हो गया। जब से मैंने वो खबर पढ़ी मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इन्होंने ये खेल कर दिया। अब महाराष्ट्र का गेम कंप्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि जिन जगहों पे मोदी का आदमी है, सिंबल है, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, वहां पे कौन घनघोर शिव सैनिक भी होगा, वो मोदी को हराने के लिए मोदी के कैंडिडेट के आगे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देगा क्या मिले, या शरद पवार के कैंडिडेट को वोट देगा क्या? वो उद्धव ठाकरे को भी वोट नहीं देगा एटलीस्ट लोकसभा। तो ये सेम वही चीज ये लोग बिहार में करेंगे। मुझे महाराष्ट्र से मुझे अंदाजा लग रहा है कि बिहार में भी कहीं ना कहीं आप इस बात का देखेंगे जिक्र कि ज्यादातर लोग बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जयललिता ने किया था 10 साल पहले ये काम, उन्होंने लगभग फोर्स कर दिया था 234 की पूरी सीटों पर विधानसभा पे उन्होंने फोर्स किया, 39 की 39 लोकसभा पे, कि जो अलायंस पार्टनर के लोग हैं कि सीटें आपको मिलेंगी, आपके लोग रहेंगे, सिंबल हमारा हो, हम आपके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने वो मैंडेट जीता था दोबारा, जिस समय सारे सर्वे और अपना इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे अकेला था जो कह रहा था जयललिता दोबारा जीतेंगे, किसी और ने नहीं उसको पकड़ा। तो ये चीजें राजनीति में कब कहां कौन सा इनिशिएटिव लेना है, उसके लिए कलेजा भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए, सोच भी चाहिए और रिस्क लेने का मादा भी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सारे ही चीजों के ऊपर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रहा है, वो मैच नहीं कर पा रहा है इस स्पीड को, डिसीजन लेने की क्षमता और डिसीजन लेने की स्पीड, इन दोनों को ही वो लोग मैच नहीं कर। सर जिस तरीके से सर ने कहा कि बहुत देर हो गई है, इंडिया अलायंस ने देरी बहुत करी है
और अभी भी जिस तरीके से देखें, जो अम्ब्रेला पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो उस तरीके से दिख नहीं रही है कि अपने पार्टनर्स को साथ में रखें। और फिर उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, जो आप मेरे को बता भी रहे थे कि दरअसल जो इंडिया अलायंस है उसका गेम ही महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार तक ही है, और वहीं पर बीजेपी गेम चेंज कर दे। नहीं, तो जो यशवंत ने बात कही ना कि देखिए जो रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब जो फुर्ती दिखा रहा है, मरो ये अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी आपको फायदे का सौदा नजर आ रहा है, सीटों का नजर आ रहा है, तो आप अपने ईगो को बाजू में रख के आप समझौता कर लेते, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई मुझे 400 सीटें चाहिए या मुझे 370 सीटें चाहिए, व्हाटएवर इट टेक्स। सही आप कह लीजिए, नैतिक कह लीजिए, अनैतिक कह लीजिए, राजनीति में ये सब बातें मायने होती है, लेकिन मतलब अगर आखिर में सत्ता चाहिए, और वो भी सत्ता ऐसी नहीं चाहिए कि तीसरी बार आ रहे हैं तो कम सीटें लेकर आए, वो ज्यादा सीटें का लक्ष्य रखा है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जो एग्रेसर है या जो ऑपोजिशन है, मतलब अगर उसमें कहीं दिख नहीं रहा है कि भाई वो इसको रोकना चाहती है। और इसीलिए मैंने जो बात शुरुआत में कही थी वो मैं अंत में भी कहता हूं कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब आपकी टैली विपक्ष का नेता आप नहीं बना पाए, तो अभी बात 100 सीटों की तो हो ही नहीं रही है, 50 सीटों पे बात हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस, जब तक आपको अभी भी समय है, अभी भी आप चपलता दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अभी तक अलायंस ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रकाश अंबेडकर एक बात कह रहे हैं, बाकी 3 पार्टियां एक बात कह रही है। अब बात यह कि आपने 48 सीटें तो जीतनी नहीं है। सही बात है। मतलब कोई ये तो है नहीं कि भाई आपने इतनी सीटें जीतनी सारी की सारी, तो आप ये सोचिए ना कि मैं इसको 2 सीटें एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, मुझे क्या नुकसान इसमें है या फायदा क्या है। तो कुल मिला के ये जो इनडिसीजन की स्थिति है या जो अनिर्णय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इस समय डिसएडवांटेज है इंडिया अलायंस के लिए, और यही एडवांटेज है जो फैसला लेने के और तुरंत से एक्शन लेने का, वो इंडिया के पक्ष में जा रहा है, एनडीए के पक्ष में जा रहा है, सॉरी। हाँ, तो जिस तरीके से दोनों ही बातों का जिक्र हुआ इसमें कि एक तो कांग्रेस बीजेपी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और इंडिया और एनडीए का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकता है या बदतर हो सकता है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रिफ्लेक्सेस, जो शब्द मिलिंद सर ने इस्तेमाल किया कि उसकी स्फूर्ति कितनी है। और इसमें सबसे बड़ी वो जो बात थी यशवंत सर ने कहा कि हमारे आंकलन में हमें ये बेहतर दिख जाता है कि उसके बाद चेंजेस होते हैं। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ जब साप्ताहिक सभा पर चर्चा करें तो ये जो पूरी सप्ताह में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको आपको एक फ्रेम में समझाने की कोशिश करें। आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका खूब सारा शुक्रिया, और हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, उनका खूब सारा शुक्रिया, और आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।